दोस्तों, एक पहेली है। एक चीज है जो लेनिन की किताबों को, सुपरमार्केट के रंगारंग सामान को, सिलिकॉन की माइक्रोचिप्स को और 20वीं सदी के एक बोर्ड गेम को आपस में जोड़ती है। तो बताओ वो चीज क्या है? इतना मुश्किल भी नहीं है, टाइटल से ही जाहिर है कि मोनोपोली यानी उजारादारी। तो इस ऑडियो लॉग में बात होगी मोनोपोली पर, यानी ये है क्या, काम कैसे करती है, किस हद तक मेरी और आपकी जिंदगी में और हाँ दुनिया में किस हद तक मौजूद है। अमेरिका चीन की लड़ाई के अंगने में इसका क्या काम है, इस पर अपना यानी सोशलिस्टों का मौकिफ क्या है और भी बहुत कुछ। सो खुशामदीद। सरमायादारी को अक्सर आजादी और इंतखाब की जामिन के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन ये सरासर फ्रेब है। सुबह हमारी आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हमारी जिंदगियों पर उजारादारियों का गलबा है, यानी उन देव हैकल कॉरपोरेशंस का जो अपनी मुताल्लिका सनतों के वसी हिस्से पर काबिज हैं। मिसाल के तौर पर बतौर सारिफ हमें खुराक और मशरूबात के मामले में बेशुमार ब्रांड्स में से इंतखाब करने की सहूलत दी जाती है, लेकिन हकीकत में ये तमाम ब्रांड्स मुट्ठी भर बैनुल अक़वामी कॉरपोरेट्स की मलकियत है। अमेरिका में कोका कोला, पेप्सिको और क्यूरेक डॉक्टर पेपर तीनों मिलकर कार्बोनेटेड मशरूबात की फरोख्त का 93% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। सिर्फ एक कंपनी पेप्सी 5 मकबूल तरीन स्नैक्स ब्रांड्स की मलकियत के सबब डिप मार्केट यानी चटनी वगैरह का 88% हिस्सा कंट्रोल करती है। बेर की फरोख्त का तकरीबन 3/4 हिस्सा सिर्फ 3 देव हैकल कंपनियों के कब्जे में है। जहां तक अनाज की बात है तो तकरीबन नाश्ते की प्लेट का 73% हिस्सा इन्हीं 3 बड़ी कंपनियों के फराहम करदा अनाज पर मुश्तमिल होता है। दर हकीकत तकरीबन रोजमर्रा इस्तेमाल की ग्रोसरी की 80% अशिया की मार्केट में सिर्फ 4 या इससे भी कम ही कंपनियां गालिब हैं, यानी वो अक्सरियती हिस्से पर काबिज हैं। यही बड़ी फूड मल्टीनेशनल्स वॉलमार्ट और आल्डी जैसी रिटेल चेन्स के साथ मिलकर नीचे काम करने वाले हजारों छोटे महदूद सकत रखने वाले सप्लायर्स की सरगर्मियों को भी कंट्रोल करती हैं। लेकिन उजारादारियों का गलबा सिर्फ सुपरमार्केट की शेल्फों तक ही महदूद नहीं। मसलन जब हम चेकआउट पर पहुंचते हैं तो हमारी ज्यादातर खरीदारी सिर्फ 2 इदारों के जारी करदा डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के जरिए होती है, मास्टर कार्ड या वीजा। अगर आप हवाई सफर करते हैं तो गालिब इम्कान है कि आप ऐसे तैयारे में सफर कर रहे होंगे जो सिर्फ 2 बड़ी फिजाई कंपनियों बोइंग या एयरबस में से किसी एक ने तैयार किया होगा। तवानाई के निगरान इदारों के मुकाबलाबाजी को फरोग देने की काविशों के दावे तो हैं, मगर इसके बावजूद बरतानिया में 5 निजी मुनाफेखोर कंपनियां मुल्क के 70% घरों को बिजली फराहम करती हैं। यह मसला अवामी शोबे में भी कम संगीन नहीं है। बरतानिया में आउटसोर्सिंग के G4S, माइटी और सरको जैसे देव हैकल इदारे मुख्तलिफ अवामी शोबों में अपनी जड़ें इंतहाई गहराई तक गाड़ चुके हैं और टैक्स दहिंदगान के अरबों निगल चुके हैं। तामीराती सनत में भी उजारादारियों का यही हाल है। दूसरी तरफ अमेरिका में पेंटागन के दिफाई बजट का 86% हिस्सा सिर्फ 5 मखसूस दिफाई ठेकेदारों को जाता है। उजारादारियों की ये गिरफ्त तो कब्र में भी ढीली नहीं पड़ती। वो अमरीकी शहरी जो वफात के बाद दफन होने का इंतखाब करते हैं, उनमें से 82% से ज्यादा अफराद ऐसे ताबूत या कफन में दफन होते हैं जो सिर्फ 2 कंपनियों में से किसी एक ने तैयार किया होता है। अगरचे कभी कभार लिबरल हलकों की जानिब से यह दावा किया जाता है कि छोटा ही खूबसूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि सरमायादारी का मतलब है देव हैकल। देव हैकल तेल कंपनियां, देव हैकल दवासाज कंपनियां, देव हैकल टेक्नोलॉजी कंपनियां वगैरह वगैरह, और ये मजीद बड़ी होती चली जाती हैं। दहाइयों पर मुहित सफर में बहरानों, इंजमामों और खरीद के एक तवील सिलसिले के बायस रफ्ता रफ्ता हर सनत में मंडियां मुसलसल इर्तकाज पजीर होती चली गई हैं। मिसाल के तौर पर एक हालिया एकेडमिक स्टडी ये जाहिर करती है कि अमेरिका की चोटी की कंपनियां गुज़िश्ता 1 सदी के दौरान अमेरिकी मुआशी वसाइल पर अपने कब्जे में मुसलसल इजाफा करती रही हैं। कारपोरेट के इर्तकाज के 100 साल के उन्वान से शाये होने वाले एक तहकीकी मुकाले के मुसन्निफिन लिखते हैं कि 1930 की दिहाई के अवाइल से अब तक सबसे ऊपर जाने वाली 1% और 0.1% कॉरपोरेशन के असासों में बिल तरतीब 27% पॉइंट्स और 40% पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ है। मुहक्किकीन ने इस रुझान के शवाहिद पेश किए हैं कि उजारादारी की तरफ ये झुकाव 1970 की दिहाई के बाद मजीद तेज हो गया।
ان کے مطابق یہ ارتکاز خصوصاً مالیاتی، صنعتی، کانکنی، خدمات اور یوٹیلیٹی کے شعبوں میں نہایت نمایاں رہا ہے۔ اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے تو اجارہ داری اس صورتحال کو کہتے ہیں جہاں کسی صنعت پر مکمل طور پر صرف ایک کمپنی کا قبضہ ہو، جو کہ نسبتاً کم ہی دیکھنے میں آتا ہے، لیکن عملی طور پر جیسا کہ کریڈٹ کارڈز، ہوائی جہازوں اور تابوتوں کی مثالوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اکثر منڈیاں دو بڑی کمپنیوں کی اجارہ داری یعنی ڈووپولی کے تحت چل رہی ہیں، اور اولیگوپولی یعنی کچھ طاقتور کمپنیوں کی حکمرانی آج کی معیشت کے متعدد شعبوں میں معمول بن چکی ہے۔ البتہ یہ کوئی نیا منظر نہیں ہے، گزشتہ ایک صدی سے بھی زائد عرصے سے اجارہ داروں کی حاکمیت سرمایہ داری کا نمایاں خاصہ ہے۔ لینن نے 1916 میں اسی قسم کے عمل کا تفصیلی تجزیہ کیا۔ اس وقت ہی اس نے نشاندہی کی کہ کس طرح عالمی منڈی کو صنعتی ٹرسٹوں اور کارٹلز کے ایک جھنڈ اور ان کو پالنے والی بڑی سرمایہ دارانہ طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، صنعت کا زبردست پھیلاؤ اور پیداوار کا تیزی سے بڑے بڑے اداروں میں ارتکاز سرمایہ داری کی سب سے نمایاں بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ انہی سطور سے لینن کی شاہکار تصنیف سامراج کا آغاز ہوتا ہے، جسے اس نے سرمایہ داری کی حتمی منزل قرار دیا تھا۔ جن دیو کامت کمپنیوں کے نام لینن نے اپنی تحریر میں لیے، ان میں سے بعض جیسے سائمنز اور جنرل الیکٹرک آج بھی معروف اور موجود ہیں۔ دیگر نام جیسے اسٹینڈرڈ آئل اور یو ایس اسٹیل کارپوریشن کی بنیاد امریکہ کے گلڈڈ ایج میں لوٹ مار کر کے رئیس بن کر شہرت حاصل کرنے والے جے ڈی راک فیلر اور اینڈریو کارنیگی نے رکھی تھی۔ صنعتی اجارہ داریوں کے ہاتھوں میں پیداوار کے ارتکاز کے ساتھ ساتھ لینن نے مالیاتی سرمایہ کے بڑھتے ہوئے کردار کو بھی اجاگر کیا، یعنی بڑے بینک جو کاروباروں کو قرض دیتے ہیں، معیشت میں سرمایہ کاری کی سمت طے کرتے ہیں اور بہت سی بڑی کمپنیوں میں فیصلہ کن شیئرز کے مالک ہوتے ہیں۔ اس رجحان کی سب سے نمایاں مثال اس وقت وال سٹریٹ کا راجہ یعنی جے پی مورگن تھا۔ مورگن سرمایہ داری کی جنگل کے قانون والی فطرت کا مجسم اظہار تھا۔ 1907 کے مالیاتی بحران سمیت یہ بدنام زمانہ ساہوکار ہر اقتصادی بحران سے فائدہ اٹھا کر ناکام کاروباروں اور بینکوں کو سستے داموں خرید لیتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں میں دولت اور طاقت کے ارتکاز کو بڑھاتا رہا۔ سرمایہ داری کے ہر بحران کے بعد بینکاری شعبے کا ارتکاز مزید بڑھتا چلا گیا۔ 1929 سے 1933 کے درمیان وال سٹریٹ کریش اور گریٹ ڈپریشن کے نتیجے میں تقریباً 9,000 امریکی بینک دیوالیہ ہو گئے۔ بعد ازاں 2007-08 کے مالیاتی بحران نے امریکی کمرشل بینکوں کی تعداد میں کئی دہائیوں سے جاری کمی کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ 2015 تک امریکہ میں مالیاتی ارتکاز اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا۔ صرف 5 بڑے بینک کل تجارتی ایسٹس کا 56% سے زائد کنٹرول کر رہے تھے۔ چوٹی کے صرف 3 ادارے مل کر 42% اثاثے اپنی تجوریوں میں رکھ کر بیٹھے تھے۔ حال ہی میں بھی جب سلیکون ویلی بینک کے انہدام کے بعد دیگر ادارے بھی اس مالیاتی وبا کی زد میں آنے لگے تو جے پی مورگن چیس نے فرسٹ ریپبلک بینک کو اور سوئٹزرلینڈ کے بینک یو بی ایس نے کریڈٹ سوئس کو خریدا۔ تاہم یہ تمام ادارے بھی حقیقی مالیاتی دیوتاؤں کے سامنے چھوٹے موٹے جن ہیں۔ بالترتیب 10.4 ٹریلین ڈالر اور 11.6 ٹریلین ڈالر کے زیر انتظام اثاثہ جات کے تخمینے کے ساتھ وین گارڈ اور بلیک راک دنیا کے سب سے بڑے ایسٹ مینیجرز ہیں۔ ان میں وہ مالی ذخائر شامل ہیں جو عوام گھریلو بچتوں اور پینشن فنڈ سے جمع کیے گئے ہیں، اور پھر انہیں سٹاکس، بانڈز اور دیگر سرمایہ کاروں میں لگایا جاتا ہے۔ لینن لکھتا ہے کہ یہ مالیاتی ادارے اس عمل کے ذریعے غیر فعال مالیاتی سرمایہ یعنی عوام کی بچتوں کو فعال سرمایہ میں بدل دیتے ہیں جو منافع پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کی مالی آمدنی کو جمع کر کے اسے سرمایہ دار طبقے کے تصرف میں دے دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر لینن مزید لکھتا ہے کہ بینک معمولی دلالوں سے ترقی پا کر دیو کامت اجارہ داریوں میں بدل جاتے ہیں، جن کے قبضے میں تقریباً تمام سرمایہ کاروں کا سارا نقد سرمایہ ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے بلیک راک اور وین گارڈ جیسے سرمایہ کاری کے ادارے براہ راست ایسٹس کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ وہ دوسروں کی دولت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ادارے کارپوریٹ دنیا پر غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ S&P 500 اسٹاک مارکیٹ انڈیکس میں شامل ہر بڑے کاروبار کے 3 بڑے سرمایہ کاروں میں سے کم از کم ایک نام انہی 2 فرمز میں سے کسی ایک کا ہے۔ حصص کی اس قدر بڑی ملکیت کے سبب انہیں تمام بڑی صنعتی اجارہ داریوں کے بورڈ رومز میں نمائندگی اور فیصلہ سازی کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت مختلف تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ دیو ہیکل اثاثہ جات مینیجرز اکثر ہاریزونٹل شیئر ہولڈنگ میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی ایک ہی نوعیت کی صنعت کے اندر کئی مد مقابل کمپنیوں میں بڑے شیئرز کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں
किसी सनत में बज़ाहिर मुसाबकत की मौजूदगी के बावजूद पर्दे के पीछे डोरियां हिलाने वाला अरबपति सरमाएदारों और बैंकारों का एक ही छोटा सा गिरोह होता है। ये कोई साजिशी मफरूज़ा तो नहीं है, बल्कि एक मारूज़ी हकीकत है। मिसाल के तौर पर 2011 में स्विट्ज़रलैंड के मुहक्किकीन की एक टीम ने दुनिया भर के 13 मिलियन कंपनियों और सरमायाकारों के डेटाबेस से 43,000 मल्टीनेशनल कंपनियों के बाहिमी रवाबित का जायजा लिया। अपने तज्जिये में उन्होंने पाया कि उनके आलमी मईशत के मॉडल में सिर्फ 147 कंपनियों ने दुनिया की तकरीबन 40% दौलत पर कंट्रोल कायम कर रखा था। इस सरमायादाराना नेटवर्क के जिन 50 नोडल पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जौल बुने गए थे, उनमें तकरीबन सभी किसी न किसी शक्ल में मालियाती इदारे थे। और तब से अब तक ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे देव हैकल सरमायाकाराना इदारों के उरूज के साथ इक्तसादी ताकत का ये इर्तकाज मजीद बढ़ता चला गया होगा। हम सब अब सरमायादार हैं, इस तसव्वुर का तो जनाजा ही निकल चुका है। अवाम को कॉरपोरेट मईशत में शेयर होल्डर बनाकर सरमायादारी को जमहूरी बनाने और ज़राए पैदावार को तकसीम करने के दावों के बरक्स दर हकीकत स्टॉक मार्केट और कर्जों के निज़ाम ने सिर्फ मालियाती सरमाए की हुक्मरानी यानी बैंकों की आमरीत को ही मजबूत तर किया है। लेनिन साम्राज्य में वजाहत करता है कि ज़राए पैदावार की अवामी तकसीम का ये वो तसव्वुर है जो रस्मी तौर पर जदीद बैंकों से जन्म लेता है, लेकिन हकीकत में ये तकसीम बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं होती बल्कि निजी होती है। यानी ये बड़े सरमाए और खसूसन देव कामत उजारादारियों के मफादात के ताबे होती है। आखिर में लेनिन ये नतीजा निकालता है कि शेयर्स की मलकियत को अवामी बनाना दरअसल मालियाती अशराफिया की ताकत बढ़ाने का ही एक जरिया है। पैदावार को बड़ी उजारादारियों के जेर असर मजीद मुर्तकिज कर देने वाला एक और रुझान जिसकी लेनिन ने निशानदही की वो था अदगाम यानी कॉम्बिनेशन, जिससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ सनती कामों को एक ही छतरी के तले यकजा कर देना। लेनिन लिखता है कि सरमायादारी के इर्तका के आला तरीन मरहले की एक निहायत अहम खसूसियत पैदावार का नाम निहाद कॉम्बिनेशन है, यानी पैदावार के मुख्तलिफ शोबों को एक ही इदारे में मुज्तमा कर दिया जाता है। वो मजीद वजाहत करता है कि ये या तो खाम माल की तैयारी के मुख्तलिफ मुसलसल मराहिल की नुमाइंदगी करती हैं या फिर एक दूसरे के लिए तकमीली हैसियत रखती हैं। आज की ज़बान में माहिरीन इक्तिसादियात इस रुझान को अमूदी या उफ़की अदगाम के नाम से मौसूम करते हैं। उफ़की यानी हॉरिजॉन्टल अदगाम से मुराद वो इर्तकाज है जो किसी सनत के अंदर होता है जब कोई उजारादार इदारा अपने हरीफों को खरीद कर अपने दायरे असल में शामिल कर लेता है। इसी तरह जब कोई कंपनी किसी मखसूस मैदान में गलबा पा लेती है तो वो अक्सर किसी हद तक मिलती जुलती मंडियों में कदम रखती है, अपने हुजूम और वसाइल का फ़ायदा उठाते हुए मुतालिका सनतों में रसाई हासिल करती है ताकि वो मुनाफे के उस हिस्से को भी हथिया सके जो फ़िलहाल दीगर कंपनियों को हासिल हो रहा होता है। अमूमी यानी वर्टिकल इंजमाम की सूरत में उजारादार इदारे अपनी सप्लायर कंपनियों यानी नीचे और अपनी मसनूआत की तकसीम करने वाली यानी ऊपर की कंपनियों को खरीद लेते हैं ताकि सप्लाई चेन के हर मरहले पर लागत कम की जा सके और मुनाफा ज़्यादा हासिल हो। ये रुझानात सबसे नुमाया अंदाज में टेक्नोलॉजी के शोबे में देखे जा सकते हैं। एप्पल, अमेज़ॉन और अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है जैसे बिग टेक इदारे दरअसल इस हड़बोंग और इर्तकाज का नतीजा है जो सदी के आगाज पर .com बबल के फटने के बाद पेश आया। इसके नतीजे में आज 90% इंटरनेट सर्चेस गूगल के जरिए होती हैं, 83% वेब ब्राउजिंग क्रोम या सफारी पर होती है, 95% ऑपरेटिंग सिस्टम्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के तैयार करते हैं और 80% से ज़ायद ई बुक्स अमेज़ॉन पर फरोख्त होती हैं। एक शोबे में उजारादारी कायम करने के बाद यही कंपनियां मुतादिद स्टार्टअप्स और मुमकिना हरीफ इदारों को खरीद चुकी हैं। यूं वो अपने गिर्द एक मजबूत फसील तामीर कर चुकी हैं ताकि मुस्तकबिल में कोई नया मद्दे मुकाबिल दाखिल ना हो सके। इस मजबूत हैसियत के साथ ही वो करीबी मैदानों में पेश कदमी कर रही हैं। मिसाल के तौर पर गूगल ने अल्फ़ाबेट बनने के लिए यूट्यूब और डीप माइंड को खरीद लिया। इसी तरह मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक के जरिए अरबों बनाने के बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खरीद कर मेटा की बुनियाद रखी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी
एक्टिवियन, ब्लिजर्ड और लिंक्डइन जैसी कंपनियों को तकरीबन 95 अरब डॉलर में खरीद कर गेमिंग और सोशल नेटवर्क के मैदानों में कदम जमाए। और अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस ने एक ऐसी कॉरपोरेट सल्तनत कायम की जो ऑनलाइन रिटेल, डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मुख्तलिफ मैदानों पर मुहित है। अशराफिया की ये तमाम उजारादारियां अब हेल्थ टेक, खुदकार गाड़ियां, क्वांटम कंप्यूटिंग और यकीनन मसनूई जहानत जैसी जदीद तरीन सनतों और नई उभरती हुई मंडियों में सबकत ले जाने के लिए बेपनाह सरमाया और काविशें वक्फ कर चुकी हैं। खसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा अमूदी अदगाम की एक जदीद मिसाल भी पेश करता है। डिजिटल दुनिया पर उजारादारी कायम करने के बावजूद अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट समेत बाकी सब भी हकीकी दुनिया में मौजूद इंटरनेट के फिजिकल ढांचे पर भी कब्जा कमाना चाहते हैं। जैसे सर्वर्स की तामीर से लेकर सॉफ्टवेयर की तैयारी तक, जेर समंदर केबल्स बिछाने से लेकर क्लाउड में डाटा की प्रोसेसिंग तक। मजमूई तौर पर नतीजा ये है कि आज बिग टेक बिलमूम आलमी मईशत और बिलखसूस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त अहमियत अख्तियार कर चुका है। हाल ही में ट्रंप की महसूलात की धमकियों के सबब मंडियां शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रही हैं। इससे कबल इसी साल में ही चीन से आने वाले मसनूई जहानत के नए हरीफों की खबरों से तिजारती मराकज़ के हाथ पांव फूल गए थे। ताहम इस हंगामा खेज कैफियत से पहले अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में हद से बढ़ा हुआ जोश व खरोश शेयर्स की कीमतों को मुसलसल बुलंद करता रहा। एक साल कबल 20 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां S&P 500 इंडेक्स के कुल कदर के 35.8% हिस्से की मालिक थी। आज भी जब ये स्तूर पढ़ी जा रही हैं, 7 नुमायां कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनविडिया, अमेज़न, अल्फाबेट, मेटा और टेस्ला मुश्तरका तौर पर 15 खरब डॉलर की मलकियत रखती हैं। ये स्टॉक मार्केट का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है और ये उतना हिस्सा है जितना पहले 20 टेक कंपनियों के पास था। इसके साथ साथ ये अमर भी आया है कि सिलिकॉन वैली गैर मामूली तौर पर मुनाफा कमा रही है। अपनी उजारादारियों के किला नुमा महल्लात से झांकते हुए बेजोस, जकरबर्ग, मस्क और उसके हमनवा अरबों डॉलर समेट रहे हैं। वबा के बाद के अरसे में जब रुकी हुई मांग में एकदम से इजाफा हुआ और रसद में रुकावटों के सबब डिमांड पूरी ना हो सकी, तो मुनाफे खोर उजारादारियों ने मौके को गनीमत जानकर दोनों हाथों से दौलत लूटी। कुछ मुबस्सिरीन ने इस रुझान को ग्रीडफ्लेशन यानी लालच के सबब होने वाली महंगाई का नाम भी दिया था। इस दौरान टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों की आमदनी और हसस की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फिर मसनूई जहानत का जुनून और तरक्की को मजीद जिला बख्शता गया। गोया कैलिफोर्निया में दौलत की एक नई दौड़ शुरू हो गई जिसका मरकज अब पालो आल्टो बना। बात मुनाफाखोरी की हो तो अमरीकी टेक सेक्टर शेर नहीं बल्कि सवा शेर है। दुनिया की 4000 बड़ी कंपनियों पर की गई मिकेंसे की तहकीक के मुताबिक 2005 से 2009 और 2015 से 2019 के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी 500 उजारादार कंपनियों ने आलमी मुनाफे में अपना हिस्सा 81.5% से बढ़ाकर 91.2% कर लिया है। इनमें सरे फहरिस्त 100 कंपनियों ने अपना मुनाफा 45.5% से बढ़ाकर 48.3% तक पहुंचाया है। काबिल जिक्र तौर पर अमरीकी कंपनियों ने पैसा समेटने में सबको पीछे छोड़ दिया। मिकेंजे के रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली अमेरिका की कंपनियां इसी अरसे में आलमी मुनाफे में अपना हिस्सा 50% से बढ़ाकर 77% तक ले गई। ये छलांग खास तौर पर हाईटेक सनतों की मरहून मिन्नत थी जिन्होंने शुमाली अमेरिका के मजमूई मुनाफे में 28% हिस्सा डाला और 66 अरब डॉलर से बढ़कर 116 अरब डॉलर का मुनाफा समेटा। अगरचे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जदीद सनती शोबे जैसा कि गाड़ियां, हवाबाजी, दिफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और मीडिया के मैदान में भी अमरीकी उजारादारियों के मुनाफे में इजाफा हुआ है, लेकिन वो अब भी बिग टेक पर तो रश्क ही कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के दीगर हिस्सों में सरमायादार अपनी साम्राज्यी रियासतों की पुष्ट पनाही के साथ इस टेक्नोलॉजी के कले पर जलगार के लिए पर तोल रहे हैं ताकि सिलिकॉन वैली के बादशाहों के पास जमा खजाने में से सोने के कुछ बिस्किट तो चुरा ही सकें। यही वजह है कि जब डीप सीक और दीगर चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों की आमद की खबर सामने आई तो अमरीकी अशराफिया के ऐवानों में सनसनी फैल गई। मशरकी साहिल के बैंकारों से लेकर मगरबी साहिल के टेक सेठों तक
जदीद दौर के ये चोर रऊसा किसी भी सूरत में अपना लूट मार का माल दूसरों से बांटने पर आमादा नहीं थे। जैसा कि लेनिन वजाहत करता है कि दुनिया की मंडी को आपस में तकसीम करने और बार बार तकसीम करने के लिए बड़ी उजारादार कंपनियों के माबैन लड़ाई साम्राज्य के अहद की एक बुनियादी खसूसियत है। लेनिन लिखता है कि उजारादार सरमायादार तंजीमें, कार्टेल, सिंडिकेट और ट्रस्ट पहले अपनी दाखिली मंडी को आपस में तकसीम करती हैं और अपने मुल्क की सनत पर तकरीबन मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लेती हैं, लेकिन सरमायादारी में दाखिली मंडी नागुज़ीर तौर पर बैरूनी मंडी से जुड़ी होती है। सरमायादारी ने बहुत पहले ही एक आलमी मंडी तख्लीक कर ली थी। ये साम्राज्य रकाबत ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि दीगर कलीदी सनतों में भी देखी जा सकती है और रफ्ता रफ्ता इस मैदान में चीनी सरमायादारी की उभरती हुई ताकत सब पर बाजी ले जा रही है। लेनिन के मुताबिक किसी भी मंडी का एक बार उजारादारों के दरमियान तकसीम हो जाना नई तकसीम के सवाल को खारिज अज बहस नहीं कर देता, क्योंकि ताकत का तवाजुन ना हमवार तरक्की, जंग, दिवालियापन या दीगर अवामिल के बाइस तब्दील भी हो सकता है। मजीद बरा नई टेक्नोलॉजी नई मंडियों के इस्तेहसाल के दरवाजे खोलती है। अपनी सरमायादार रियासत की भरपूर पुष्ट पनाही के साथ चीनी उजारादारियां इन मंडियों में अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां इस अमल का सबसे बेहतरीन इजहार है। माजी में फोर्ड, वॉक्सवैगन और टोयोटा जैसी अमरीकी, यूरोपीय और जापानी ऑटोमोबाइल उजारादार कंपनियां गाड़ियों की सनत पर गालिब रही हैं। दहाइयों तक इन कंपनियों ने अपनी तवज्जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स पर मबनी गाड़ियां बनाने पर मरकूज रखी। इसी के सबब बैटरी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली चीनी कंपनियों को ईवी टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल करने का मौका मिल गया। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क है, जो सालाना तकरीबन 50 लाख गाड़ियां बैरून मुल्क भेजता है। इसी तरह दुनिया भर की ईवी मार्केट का 3/4 से ज्यादा हिस्सा चीन के पास है, जिसकी एक बड़ी वजह खुद चीन में फरोख्त में बहुत बड़ा इजाफा है। इस जबरदस्त दाखिली मंडी से फायदा उठाते हुए और रियासती सब्सिडी की मदद से BYD जैसी चीनी ऑटोमोबाइल उजारादार कंपनियों ने ईवी सनत में मजबूत कदम जमा लिए हैं। फरोख्त के एतबार से शेनजियान की BYD ने एलोन मस्क की टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिए। अब ये कंपनी दुनिया भर में अपनी फैक्ट्रियां कायम कर रही है ताकि तिजारती महसूलात की रुकावटों से बचा जा सके और गैर मुल्की मंडियों में मजीद रसाई हासिल की जा सके। BYD की कामयाबी का एक अहम राज उसके वर्टिकल इंजमाम की महारत में भी पिन्हा है। 1995 में बैटरी साजी से आगाज करने वाली ये कंपनी 2003 में हाइब्रिड गाड़ियों की मार्केट में दाखिल हुई। आज वारन बफेट की पुष्ट पनाही से चलने वाली ये कंपनी ईवी तैयार करने के साथ साथ बैटरी साजी की आलमी सनत में भी दूसरे नंबर पर है और मार्केट के तकरीबन 16% हिस्से पर काबिज है। यूं ना सिर्फ अपनी बल्कि दीगर कंपनियों की गाड़ियों को भी तवानाई फराहम करती है। इसके अलावा BYD का अपनी सप्लाई चेन के दीगर तमाम हिस्सों पर भी मुकम्मल कंट्रोल है। बैटरियों के लिए लिथियम की कानकनी और उसकी प्रोसेसिंग से लेकर कार में नस्ब चिप्स की तैयारी और गाड़ियों की तरसील और बरामद तक, ये गिरफ्त कंपनी को हर मरहले पर लागत पर काबू पाने और मुनाफे में इजाफा करने का मौका फराहम करती है। यही वो वस्फ है जो BYD की गाड़ियों को आलमी सतह पर हरीफों पर सबकत देता है और इसी वजह से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने चीनी बरामदात को रोकने के लिए तिजारती रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी हैं। मौजूदा तिजारती जंग इस इंतशार की एक मिसाल है जो उजारादाराना सरमायादारी अपने बुतन में लिए हुए है, जिसमें देवकामत कसीरुल कौमी कंपनियां अपने मुनाफे बढ़ाने और मंडियों को वुसअत देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होती हैं। मुकाबलाबाजी की मुआशी ताकत तमाम उजारादारियों को मजबूर करती है कि वो मुसलसल नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करें और पैदावार की सलाहियत में इजाफा करते चले जाएं। इसका नतीजा आलमी सतह पर ऐसी खतरनाक हद तक जायद पैदावार की सूरत में निकला है जिसे सैरशुदा मंडियां जज्ब करने से कासिर हैं। प्रोटेक्शनिज्म के इकदामात यानी ऐसी पॉलिसियां जिनका मकसद सबसे ज्यादा पैदावार करने वालों को रोकना है कि वो अपनी फाजिल अशिया बैरूनी मंडियों में फेंक न दें, इसी मजहर का ही रद्द अमल है। मिसाल के तौर पर गाड़ियों की सनत को लीजिए। दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन रिपोर्ट करता है कि चीनी फैक्ट्रियां शायद सालाना तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख गाड़ियां तैयार करने की सलाहियत रखती हैं, जो आलमी फरोख्त के तकरीबन निस्फ के बराबर है, लेकिन फिलहाल वो अपनी इस्तेदाद का सिर्फ 60% इस्तेमाल कर रही हैं।
اور مزید لکھتا ہے زیادہ پیداوار نے خطرناک قیمتوں کی ایک جنگ کو جنم دے دیا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جو واضح کرتا ہے کہ چینی گاڑیوں پر آج کل اتنے زیادہ محصولات کیوں عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہی مضمون یہ نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اسی کے سبب چیری، جیلے اور SAIC جیسی چینی کمپنی اب مشرق وسطی، لیٹن امریکہ، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا جیسی نئی منڈیوں میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح سٹیل کی صنعت کو دیکھیے، چین ہر سال باقی پوری دنیا سے زیادہ سٹیل پیدا کرتا ہے، یعنی سالانہ تقریباً 1 ارب ٹن، لیکن اس تمام پیداوار کی داخلی ضرورت موجود نہیں۔ چنانچہ چین ہر سال اس فولاد کا ایک بہت بڑا حصہ برآمد کرتا ہے۔ 2023 میں تقریباً 9 کروڑ ٹن سے زیادہ فولاد برآمد کیا۔ یہ امریکہ یا جاپان کی سالانہ پیداوار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہی سستا چینی فولاد عالمی منڈی میں امڑ کر آ رہا ہے، قیمتوں کو گرا رہا ہے اور دنیا بھر کے فولاد ساز اداروں کو بحران میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر وہی ہے، یعنی بھاری محصولات۔ یہی وہ عنصر ہے جو پورٹ ٹیلبوٹ اور سکنتھروپ کے سٹیل پلانٹس میں جاری بحران کی جڑ ہے، جہاں مزدوروں کو بڑے پیمانے پر روزگار کی بربادی کا سامنا ہے۔ منڈیوں پر قبضے اور محصولات کی اس دوڑ کے ساتھ ساتھ سامراج کا مطلب ہے وسائل کے لیے جغرافیائی سیاسی کشمکش۔ مثلا الیکٹرک گاڑیاں اور دیگر ہائی ٹیک مصنوعات تیار کرنے کے لیے اجارہ دار صنعتوں کو قیمتی خام مال تک رسائی درکار ہوتی ہے۔ ان میں لیتھیم، نکل اور کوبالٹ جیسی دھاتیں شامل ہیں۔ ان دھاتوں کی کان کنی اور پروسیسنگ میں چینی کمپنیاں نمایاں طور پر بالادستی رکھتی ہیں اور دنیا کو ان دھاتوں کی فراہمی کا بالترتیب 60%، 65% اور 70% حصہ کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح نایاب معدنیات کی تلاش اور تیاری کے عمل پر بھی چین کو اجارہ داری حاصل ہے۔ یہی وہ اجزاء ہیں جو سولر پینل، ونڈ ٹربائن، بیٹریاں، سمارٹ فون، ڈیجیٹل کیمرے اور کمپیوٹر مانیٹرز جیسی جدید مصنوعات کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان وسائل پر کنٹرول کا حصول واشنگٹن اور بیجنگ کے پالیسی سازوں کی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کانگو میں قیمتی معدنیات کے لیے اس دوڑ نے جنگ اور بحران کو ہوا دی ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کی گرین لینڈ اور یوکرین کے ساتھ ہونے والی سودے بازی میں زمینی ذخائر اور معدنی دولت کو لوٹنا اور چین کی برآمدی پابندیوں سے بچنے کی شدید خواہش بھی موجود ہے۔ اتنی ہی اہم ہے سلیکون، یا بالکل درست طور پر کہا جائے تو سلیکون مائکرو چپس کے لیے لڑائی۔ یہ نہایت چھوٹے اجزاء وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جن پر مصنوعی ذہانت کے ماڈلز، سافٹ ویئر اور الگوریدمز قائم ہیں۔ یہ کئی دوسری اشیاء میں بھی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، مگر جہاں ٹیکنالوجی کے گوگل، اوپن اے آئی اور ڈیپ سیک جیسے دیو کلاؤڈ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہیں چپ کی تیاری کے کئی اہم مراحل میں اجارہ داریاں قائم ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی امریکی کمپیوٹنگ کمپنی انویڈیا کو گرافکس پروسیسنگ یونٹس یعنی GPUs کی مارکیٹ میں تقریباً 82% حصے کا کنٹرول حاصل ہے۔ اس کی آدھی آمدنی 4 کمپنیوں سے آتی ہے: مائکروسافٹ، ایمیزون، میٹا اور الفابیٹ۔ سپلائی چین میں آگے بڑھیں تو صرف ایک کمپنی، تائیوان سیمی کنڈکٹرز مینوفیکچرنگ کمپنی، عالمی سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری مارکیٹ کا تقریباً 2/3 حصہ بناتی ہے، یعنی چپ کے ڈیزائن کی بجائے اس کی پیداوار کی ذمہ دار ہے۔ یہ حقیقت امریکی سامراج اور چین کے مابین تائیوان کے گرد کشیدگی کو ایک نیا جواز دے کر اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ آخر یہ متنازع جزیرہ دنیا کے تقریباً 90% جدید ترین سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار کا مرکز جو ہوا۔ اسی طرح ایک ڈچ کمپنی ASML تقریباً تنہا وہ انتہائی پیچیدہ لیتھوگرافک مشینز تیار اور فراہم کرتی ہے جو چپ سازی کے عمل میں سلیکون پر نقش بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اجارہ داری جہاں ایک طرف ایسے مؤثر اور مہارت سے مزین کاروباری ادارے تخلیق کر چکی ہے جو پوری دنیا کی ضروریات کے لیے کلیدی ٹیکنالوجی مصنوعات مہیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اس مرکزیت نے عالمی معیشت کو انتہائی نازک اور کمزور بھی بنا دی ہے۔ پچھلی دہائیوں میں گلوبلائزیشن اور آزاد تجارت کی بنیاد پر پیداوار اور تقسیم کا ایک ایسا نازک جال بنا گیا ہے جسے کوئی چھوٹا سا جھٹکا یا خلل پارا پارا کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت وبا کے دوران بے نقاب ہوئی، جب لاک ڈاؤن اور رسد کی رکاوٹوں نے سپلائی چینز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جب صنعت کو پہلے شدید قلت اور پھر زائد
फराहमी का सामना करना पड़ा तो माइक्रो चिप्स की कीमतें कभी तोला तो कभी माशा होने लगी, और यह सरमायादाराना निज़ाम की अनारकी का वाज़ेह तरीन अक्स है। आज की इस महदूद तिजारती जंग में भी यही नुक्ता एक बार फिर सच साबित होता है, जब अमेरिकी साम्राज्य ASML और एनवीडिया जैसी कंपनियों पर चीन को अपनी बरामदात महदूद करने का दबाव डाल रहा है, ताकि चीन की तेजी से तरक्की करती हुई मुतबादिल टेक्नोलॉजी की सनत को रोक दिया जाए। लेकिन वाशिंगटन यहाँ आग के साथ खेल रहा है। हाँ, ये दुरुस्त है कि माइक्रोचिप की पैदावार में अमेरिका कुछ हिस्सों पर मजबूत गिरफ्त जरूर रखता है, लेकिन जैसा कि मादनियात की मिसाल से वाज़ेह है कि चीन के साथ तिजारती जंग में सारे पत्ते अमेरिका की जेब में नहीं है। हकीकत यह है कि आलमी पैदावार की उजारादारी ने बहुत सी अशिया की तैयारी चीन में मुर्तकिज कर दी है। अमेरिका चीन से जो मसनूआत दरामद करता है उनकी 1/3 पर चीन का गलबा है, और वो अमेरिकी तलब का 70% से भी ज़ायद हिस्सा मुहैया करता है। यानी व्हाइट हाउस के लिए चीन को तिजारती मैदान से बाहर निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। उजारादारी और ग्लोबलाइजेशन ने मिलकर एक बहुत ही मरबूत और नाकाबिले अलैदगी की हद तक आलमी मईशत तख्लीक की है। शदीद महंगाई और मुआशी तबाही के बगैर इस पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता। ये सब इस बात का वाज़ेह इजहार है कि पैदावार किस कदर इज्तमाई हो चुकी है और किस तरह पैदावारी कुव्वतों का इर्तका निजी मलकियत और कौमी रियासत की जकड़बंदियों से टकरा रहा है। ये जाहिर करता है कि किस तरह सरमायादारी के तहत उजारादारी इस्तेहकाम लाने की बजाय हर सतह पर अदम तवाज़ुन और इंतशार का नुस्खा कीमिया है। जैसा कि लेनिन ने अपनी किताब साम्राज्य में इंतहाई मौका परस्त कार्ल कौत्स्की को जवाब दिया था कि साम्राज्य के हामी गलत फहमी में मुब्तला हैं कि मालियाती सरमाया और उजारादारियों का राज आलमी मईशत में पाए जाने वाले नाबराबरी और तजादात को कम करता है, जबकि हकीकत में ये उन तजादात को बढ़ाता है। लेनिन नतीजा अखज़ करता है कि इसके बरक्स सनत की चंद हिस्सों में कायम होने वाली उजारादारी बतौर कुल सरमायादाराना पैदावारी अमल में पोशीदा अनारकी को बढ़ाती है और इसकी शिद्दत में इजाफा करती है। लेनिन आगे तफसील से वजाहत करता है कि उजारादारी नागुज़ीर तौर पर माइल बाजमूद और ज़वाल होती है और पैदावारी कुव्वतों यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत वगैरह की तरक्की को रोक देती है। वो मज़ीद कहता है, चूँकि वक्ती तौर पर ही सही उजारादाराना कीमतें कायम रहती हैं, इसलिए तकनीकी तरक्की और उसके नतीजे में दीगर तमाम तरक्की की कुव्वत मुहर्रिका किसी हद तक मादूम हो जाती है और इक़्तिसादी तौर पर यह इम्कान पैदा हो जाता है कि जानबूझकर तकनीकी तरक्की को सुस्त किया जाए। आजकल हत्ता कि बुर्जुआ तज्ज़ियाकार भी ऐसे ही नताइज अखज़ कर रहे हैं और उन्हें खौफ है कि उजारादारी वो कलीदी अंसर है जिसकी वजह से सरमायादारी को पिछली चंद दहाइयों में कमज़ोर शरह पैदावार का सामना है। दी इकोनॉमिस्ट जरीदा इसी हवाले से लिखता है कि अमेरिका की देव हेगल टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त कामयाबी ने तशवीश पैदा की है कि वह हद से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और उनकी उजारादारी मईशत को नुकसान पहुंचा रही है और इसकी हरकत पजीरी को रोक रही है। वो मज़ीद लिखता है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के थॉमसन फिलिपोन ने अमेरिका में 1980 की दिहाई से कारपोरेट इर्तकाज़ में इजाफे का दस्तावेजी जायज़ा लिया है। बड़ी कंपनियां कारपोरेट आमदनियों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने कब्जे में ले रही हैं। इक्तसादी पैदावार में कंपनियों के मुनाफे का तनासुब बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इर्तकाज़ वाले शोबों में कंपनियां अपने मुनाफे का कम हिस्सा नई सरमायाकारी में लगाती हैं और ज़्यादा हिस्सा हसस की खरीद के घन चक्कर के लिए इस्तेमाल करती हैं। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल कम पैदावारी सलाहियत, सुस्त रफ्तार तरक्की और बढ़ती हुई अदम मसावात का नुस्खा बन सकती है। इसी तरह अपनी किताब व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म में लिबरल मुसन्निफ रुचेर शर्मा ने यह दलील दी है कि पैदावार के मुअम्मे के पसे पर्दा रियासती मुदाखलत और उजारादारी का जहरीला इम्तजाज वो सबब है जो कि एक तवील अरसे से बोर्जवा माहिरीन मईशत को उलझन में डाले हुए। रॉकफेलर का एक सरमायाकार लिखता है कि इन सनतों में जहां सबसे बड़ी कंपनियां तेजी से अपने कंट्रोल को मजबूत कर रही हैं, सालाना पैदावारी शरह औसतन कम हो रही है। दो बुनियादी वजूहात की बिना पर तरक्की में पीछे रह जाने वाली सनतों के साथ साथ तरक्की में सबसे आगे मौजूद सनतों में भी मजमूई तौर पर पैदावारी सलाहियत गिर रही है। चूँकि नीचे से कोई दबाव नहीं होता, इसलिए तरक्की में सबसे आगे मौजूद ये कंपनियां ज़्यादा सरमायाकारी करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करती और अगर वो बेहतर या ज़्यादा खिदमात फराहम करें
तब भी वो सिर्फ अपने ही मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचाती है। शर्मा की राय है कि नए और डायनामिक स्टार्टअप्स को मार्केट में आने की तरगीब देने की बजाय सरमायादार हुकूमतों ने नाकाम होती कंपनियों को सहारा दिया है और जमूत का शिकार या सुस्त रो बड़ी कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए। नतीजा ये निकला है कि सन रसीदा और सुस्त रफ्तार कारपोरेट गिरोहों के साथ एक ऐसी गैर पैदावारी ज़ोंबी कारोबारी फौज वजूद में आई जो हर छोटी नौवारिद कंपनी को कुचल देती है। लिबर्टेरियनिज्म के जदे अमजद फ्रेडरिक हाइक की तरह शर्मा भी उजारादारी के मसले को महज फिक्री या सियासी तनाजुर में देखता है। इन आज़ाद मंडी के खपतियों के नज़दीक उजारादाना सरमायादारी महज गैर जिम्मेदार पॉलिसी साजों या बेअसूल सियासतदानों की कारस्तानी है, जिन्होंने मौजूदा अशराफिया के मफाद की लॉबी करने वालों और वकीलों को यह गुंजाइश दी कि वो इस निज़ाम को अपने मफाद के मुताबिक तरतीब दे सके। यकीनन ये निज़ाम फ्रॉड पर मबनी है और अरबपतियों और बैंकारों के फ़ायदे के लिए चालाकी से बनाया गया है, मगर इससे ये वजाहत तो नहीं की जा सकती है कि सरमायादारी जैसी है वैसी है क्यों। मार्क्स, एंगल्स और लेनिन ने अपनी मुआशी तहरीरों में वाज़ेह किया कि उजारादारी एक फितरी और मादी अमल का नतीजा है, ना कि कोई सियासी इंतखाब है। निजी मलकियत और मुनाफे के लिए पैदावार की हरकत का मतलब है कि मुकाबला लाजमी तौर पर अपने ही नफ़ी में बदल जाता है। ये बात बोर्ड गेम मोनोपली से बाखूबी समझ आती है। सब खिलाड़ी बराबरी के मुकाम से शुरू करते हैं और कवायद सब के लिए यकसा होते हैं, फिर भी आखिरकार एक ही खिलाड़ी सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है। यही सरमायादाराना मुकाबले की सर्द और बेरहम मंतक है। हकीकत में भी यही होता है। कमज़ोर और नाकाम छोटे कारोबार बंद हो जाते हैं और बड़े मजबूत हरीफ उन्हें निगल जाते हैं। यूं पैदावार चंद हाथों में मुर्तकिज होती चली जाती है। वक्त के साथ साथ बहरानों में मजीद रफ्तार के साथ ये अमल ताकतवर उजारादारियों के ज़हूर का बाइस बनता है। लेनिन साम्राज्य में बयान करता है कि पैदावार के इर्तकाज के नतीजे में उजारादारियों का उरूज सरमायादाराना इर्तका के मौजूदा अहद का एक अमूमी और बुनियादी कानून है। उजारादारी बजाते खुद मजीद उजारादारी का सबब बनती है। बड़ी कंपनियां किसी खास सतह की पैदावार और तकसीम की तंजीम और मनसूबाबंदी से हासिल होने वाली लागत में बचत यानी बड़े पैमाने के मुआशी फ़वाइद समेटती होती हैं। ये कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज़ और तरीक़ों में सरमायाकारी के लिए वो सरमाया इकट्ठा करने की अहल हो पाती हैं, जिससे छोटे हरीफों के मुकाबले में इनकी पैदावारी बढ़तरी मज़ीद बढ़ जाती है। आजकल अहम तरीन सनतों में मुकाबला करने के लिए जिस वसी सरमाए की ज़रूरत होती है वो नए इदारों के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 50 से 60 साल पहले एक जदीद माइक्रोचिप फैक्ट्री यानी फैब की तैयारी की लागत आज की करेंसी में तकरीबन $30 मिलियन थी। इसके बरक्स आजकल ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हर एक जदीद फैब की लागत तकरीबन $20 अरब है, जिस सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकतों को छोटे ममालिक की मार्केट से निकाल बाहर करने के काबिल बनाता है। अकेले बरतानिया का क्या जिक्र करें, यूरोपीय यूनियन भी वैसी भारी सरमायाकारी करने का दिल गुर्दा नहीं रखती जैसे अमेरिका और चीन अपनी सनतों में करने की सलाहियत रखते हैं। यूरोप और बरतानिया की नॉर्थ वोल्ट और ब्रिटिश वोल्ट नामी बैटरी साज कंपनियों के जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में दाखिल होने की नाकाम काविशें इसी अमर का मुंह बोलता सबूत हैं। इसी तरह कोई भला कैसे अमेरिका और चीन की तरह मसनूई जहानत के मैदान में सैकड़ों अरब डॉलर लगा सकता है। यानी कायम शुदा उजारादारियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली दीवारें मज़ीद बुलंद और खंदकें मज़ीद चौड़ी होती जा रही हैं। लिबरल्स और लिबर्टेरियंस के नज़दीक इस सारे हंगामे का एक ही हल है कि माजी की तरफ लौट चलो, यानी इंतखाब में ज़्यादा आज़ादी का मुतालबा करना, ज़्यादा मुकाबलाबाजी और आज़ाद मंडियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, बड़ी उजारादाराना कॉरपोरेशंस को एंटाई ट्रस्ट कवानीन और जवाबित के ज़रिए तोड़ने का तकाजा करना। इसी दौरान कुछ दूसरे अफराद प्रोटेक्शनिज्म और मुआशी कौम परस्ती का नारा लगाते हैं, यानी मल्टी नेशनल उजारादारियों की जगह मकामी चीज़ों की खरीदारी और नेशनल चैम्पियंस को फ़रोग़ देना। ताहम ये दोनों तजावीज़ बिल्कुल ख्याली और रुजत परस्त हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि उजारादारियाँ इसलिए वजूद में आई हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पैदावारी हैं, यानी ये पैदावारी कुव्वतों की तरक्की की नुमाइंदगी करती हैं।
इसी तरह आज पैदावार बहुत ज़्यादा समाजी और आलमी सतह पर मरबूत हो चुकी है। इस मरबूती का सबब भी यही है कि बड़े इक्तसादी पैमाने, बैनुल-अक़वामी तक़सीम मेहनत और तख़सीस के ज़रिए पैदावार में इजाफ़ा होता है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर हो या किसी एक मुल्क में उजारादारियों को तोड़ने की तजवीज़ मुआशी तरक्की की एक निचली सतह की तरफ वापस जाने का इशारा है। ठोस अल्फाज में इसका मतलब समाजी गुर्बत है। एंगल्स अपनी किताब सोशलिज्म यूटोपियन और साइंटिफिक में पैदावारी कुव्वतों के इर्तका में सरमायादारी की तरक्की पसंदाना किरदार की वजाहत पेश करते हुए लिखता है कि उन मुंतशिर और महदूद ज़राए पैदावार को मुर्तकिज़ करना, उन्हें तोसी देना और इसे अहद हाजिर की पैदावार के ताकतवर आले में बदलना, यही तो सरमायादाराना पैदावार और इसकी हामी बुर्जवाजी का तारीखी किरदार था। उसने बयान किया कि इसी अमल में किसी मखसूस सनत को एक बहुत बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल दिया जाता है, अंदरूनी मसाबकत ख़त्म होकर उस एक कंपनी की अंदरूनी उजारादारी बन जाती है। ट्रस्टों में मुकाबलेबाजी की आज़ादी अपनी ही नफ़ी में बदल जाती है, यानी उजारादारी, और सरमायादाराना मुआशरे की गैर मनसूबाबंद पैदावार सोशलिस्ट मुआशरे की मनसूबाबंद पैदावार के सामने सर तस्लीम खम कर देती है। यही वो तज़ाद है जो आज हमें नज़र आता है, जहाँ समाजी पैदावार और मनसूबाबंदी के अनासर निजी मलकियत और मार्केट की अनारकी के साथ मौजूद हैं। हर बहरान पर बड़े बैंकों और उजारादारियों की लाभ मुतनाही माली इमदाद की सूरत में बढ़ती हुई रियासती मुदाखलत इसी तज़ाद का इकरार है। एक गैर रस्मी एतराफ़ कि पैदावारी कुव्वतें निजी मलकियत और कौमी रियासत की हदूद से बाहर निकल चुकी हैं, यानी पैदावार मुकम्मल तौर पर समाजी नोयत की हो चुकी है, मगर मेहनत कश तबके की पैदा करदा इस दौलत पर सरमायादारों का निजी कब्जा है। हल ये नहीं कि हम तारीख के पहिए को पीछे घुमाएं, बैंकों या उजारादारियों को तोड़ने की कोशिश करें या छोटे कारोबार और महदूद पैदावार की तारीफ करें, बल्कि हमें सरमायादारी के ज़रिए पैदा होने वाली वसी तंजीमी और मनसूबाबंदी की सलाहियतों को मुआशी कुव्वतों को मेहनत कश तबके की इज्तमाई मलकियत और शऊरी जमहूरी कंट्रोल में लाना होगा। मिसाल के तौर पर वॉलमार्ट जैसी उजारादारियों को देखें, जिसकी सालाना आमदनी 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इसके 2,10,000 मुलाजमीन हैं। ये एक ऐसी मेगा कंपनी है जो माजी के मनसूबाबंद मुआशी निज़ामों हत्ता कि सोवियत यूनियन से भी बड़ी है, जैसा कि अपनी किताब द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ वॉलमार्ट के मुसन्निफीन ने उजागर किया है। इस मल्टी नेशनल फर्म के अंदर खेतों और कारखानों से लेकर दुकानों और सुपर मार्केटों तक हैरत अंगेज मनसूबाबंदी है। अगर ये ताकतवर टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स अरबपति मालिकान के हाथ में हो, तो इनके सिवा इसका कोई मकसद नहीं कि ये सिर्फ वॉलमार्ट के शेयर्स की जेबें भरने वालों का वसीला बने। लेकिन अगर ये मेहनत कश तबके का कंट्रोल में आ जाएं, तो ये तमाम बरियासमों में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत की तरसील करने और सबको माकूल खुराक फराहम करने की बुनियाद बन सकती है। लेकिन एंगल्स वाज़े करता है कि हल सिर्फ जदीद पैदावारी कुव्वतों की समाजी नोयत को अमली तौर पर तस्लीम करने और ज़राए पैदावार की समाजी नोयत के साथ हम आहंगी पैदा करने में मौजूद है। वो नतीजा निकालता है, ये तब ही मुमकिन है जब समाज खुलेआम और बराह रास्त उन पैदावारी कुव्वतों को अपने कब्जे में ले ले जो बतौर कुल समाज के कंट्रोल के सिवा हर किस्म के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। इस नुक्ता नज़र से देखें तो साम्राज्य का दौर एक अबूरी मरहला है जो एक नए आला समाजी निज़ाम यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म के मादी हालात की तैयारी का काम कर रहे हैं। लेनिन लिखता है कि सरमायादारी अपने साम्राज्य अहद में पैदावार को इंतहाई वसी समाजी नोयत की तरफ ले जाती है। यूं कहिए कि ये सरमायादारों को उनकी मर्जी और शऊर के खिलाफ एक नए समाजी निज़ाम की तरफ खींचती है जो बिल्कुल आज़ाद मुकाबले से मुकम्मल समाजी नोयत की जानिब एक अबूरी मरहला है। लेनिन आखिर में लिखता है कि यही अमर बज़ाते खुद साम्राज्यत का तारीख में मुकाम मुतय्यन करता है कि उजारादारी जो आज़ाद मुकाबले की मट्टी से उगती है, वो सरमायादाराना निज़ाम से एक आला समाजी और इक़्तिसादी निज़ाम की तरफ तब्दीली है। मगर ये मुंतकली खुद ब खुद नहीं होगी जब तक सरमायादाराना निज़ाम मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी की हैरत अंगेज सलाहियतें ज़ाय होती रहेंगी, बल्कि इससे भी बदतर उन्हें जंग, माहौलियाती तब्दीली और बदहाली को जन्म देने वाली कुव्वतों में तब्दील किया जाता रहेगा। इंसानियत के लिए
आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता एक आलमी सोशलिस्ट इनकलाब है। हकीकी जिंदगी की उजारादारी का खेल जीतने के लिए मेहनतकश तबके को मुनज़्ज़म और मुतहरिक होना होगा, ताकि कम्युनिज्म पर मबनी मुस्तकबिल की जिद्दोजहद के लिए दौलत वालों के कूल्हों पर लात मारी जाए, अरबपतियों की जायदाद जब्त की जाए और पूरी बसात पर ही कब्जा जमाया